Hello all, welcome to the CSAP tutorial and in this interview question series. Today is the part 5. इससे पहले 4 पार्ट हम लोग पोस्ट कर चुके हैं जिसमें हम लोगों ने 20 क्वेश्चंस कवर किए हैं एंड टुडे अगेन वी विल कवर द नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस. So hope you enjoyed this series so far. So let's continue. So first question of today is what are the nullable types? सीसाप के अंदर नलेबल टाइप्स क्या होते हैं, हम क्यों यूज करते हैं, तो ये बहुत बार आप लोगों से पूछा जाता है. सिंटेक्स क्या होता है नलेबल टाइप क्रिएट करने का, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए. तो जब भी हम नलेबल टाइप की बात करते हैं तो हमें पता है जो हमारा सीसाप के अंदर हमारे दो तरीके के टाइप्स होते हैं. जो बेसिकली हमारा टाइप सिस्टम है उसको दो पार्ट में हम लोगों ने डिवाइड किया हुआ है. द फर्स्ट इज द वैल्यू टाइप, द सेकंड वन इज द रेफरेंस टाइप. वैल्यू टाइप जो होते हैं वो हमारे स्ट्रक्चर्स होते हैं और जो रेफरेंस टाइप होते हैं वो क्लासेस होती हैं, चाहे वो इनबिल्ट क्लासेस हो चाहे वो आप अपनी क्लास बनाते हो, वो सब कुछ हमारे रेफरेंस टाइप होते हैं. तो जो वैल्यू टाइप होते हैं उसके अंदर कुछ ना कुछ डिफॉल्ट वैल्यू होना मस्ट होता है. लाइक इंटीजर के केस में डिफॉल्ट वैल्यू इज 0, अगर आप बूल की बात करोगे डिफॉल्ट वैल्यू इज फॉल्स. तो उनके अंदर हम लोग नल स्टोर नहीं कर सकते. तो हमें बहुत बार जरूरत पड़ती है जो वैल्यू टाइप है, लाइक इंटीजर है, फ्लोट है, कैरेक्टर है, बूल है, उनके अंदर हम लोग नल स्टोर कर सकें. तो उस चीज के लिए हमें एक अलग से सीसार प्रोवाइड करता है नलेबल टाइप्स की. आप जो स्ट्रक्चर्स हैं उनके अंदर भी आप नल स्टोर कर सकते हो, बट इफ यू विल ट्राई कि आप डायरेक्टली कर लोगे तो यू विल गेट ए कंपाइल टाइम एरर. बट इफ यू विल यूज द नलेबल टाइप्स देन यू कैन स्टोर द नल वैल्यूज इन स्ट्रक्चर्स एज वेल, लाइक इन इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, बुलियन एज वेल. सो ये जो इंट्रोड्यूस हुआ था कॉन्सेप्ट वो सीसार 2.0 से हुआ था. एंड ये जितने भी होते हैं स्ट्रक्चर टाइप्स हमारे, उनके अंदर हम नल स्टोर कर सकते हैं. तो अगर मैं लाइन नंबर 2 की बात करूं तो अगर आप इफ यू विल ट्राई टू डायरेक्टली राइट लाइक दिस, सो यू विल गेट एन एरर. बट नाउ if you will use the nullable types, then you can store the null values in the structures. So हम कैसे करते हैं, तो we have a syntax that we can use the question mark sign. So आप कहीं भी like if you are declaring integer, if you will write a question mark sign, and after that if you will declare a variable, then you can store null, because this is basically nullable int now. तो क्वेश्चन मार्क अगर आप लगा रहे हो इसका मतलब आप उस डेटा टाइप को नलेबल डेटा टाइप बना रहे हो और उसके बाद आप उसमें नल वैल्यूज स्टोर कर सकते हो. सिमिलरली एक तो हमारा क्वेश्चन मार्क वाला सिंटैक्स होता है जो यूजुअली हम यूज करते हैं, दूसरे तरीके से भी हम इस चीज को लिख सकते हैं. क्वेश्चन मार्क वाला जो सिंटैक्स है बेसिकली इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ दिस नलेबल है. तो आप नलेबल कीवर्ड भी यूज कर सकते हो और उसके बाद वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो, तो इसके अंदर भी आप नल रख सकते हो. बोथ सिंटैक्स आर सेम. तो इसका जो शॉर्ट सिंटैक्स है नलेबल का, दैट इज क्वेश्चन मार्क साइन. तो यू कैन यूज एनी ऑफ द सिंटैक्स इन ऑर्डर टू स्टोर द नल वैल्यूज इन स्ट्रक्चर्स. सो नलेबल क्वेश्चन मार्क से डिक्लेयर करते हैं. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज हमारी, हम नलेबल कीवर्ड से भी डिक्लेयर कर सकते हैं और हम स्ट्रक्चर्स में नल स्टोर कर सकते हैं. ये आपको याद रखना है क्योंकि बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लोगों से. होप दिस इज क्लियर. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन एरर एंड एक्सेप्शन इन सीसार. तो हमें पता है हमारे सीसार के पास एक एक्सेप्शन हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट होता है. तो जब भी हम एक्सेप्शन हैंडलिंग स्टार्ट करते हैं तो या फिर इंटरव्यू में आपसे एक्सेप्शन हैंडलिंग पूछी जाती है, तो बहुत बार आपसे ये क्वेश्चन मिलेगा कि एरर्स क्या होती हैं, एक्सेप्शंस क्या होती हैं. तो एरर्स बेसिकली जो कंपाइल टाइम पे आप कुछ भी मिस्टेक करते हो, लाइक आपने वेरिएबल गलत तरीके से डिक्लेयर किया है, तो जो कंपाइलर आपके कंपाइल टाइम पे ही कैच कर लेता है, आपको इवन रन करने की भी जरूरत नहीं, उनको हम कंपाइल टाइम एरर या फिर एरर्स बोलते हैं. और लेट्स से कि आपने प्रोग्राम तो सही लिखा है लेकिन आपका जब रन हुआ है तो उस प्रोग्राम में कुछ ब्रेक हुआ है, तो उस चीज को हम एक्सेप्शन बोलते हैं. तो एरर्स जो कंपाइल टाइम पे आती हैं, एरर्स जो आपके एक्सेप्शंस बेसिकली जो आपके रन टाइम पे अगर होती है, उनको हम एक्सेप्शंस बोलते हैं. होप दिस इज क्लियर. तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज बॉक्सिंग एंड अनबॉक्सिंग इन सीएसआर. बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा कॉमन क्वेश्चन है और बहुत बार आपको ये क्वेश्चन मिलेगा. अभी हमने पहले क्वेश्चन में डिस्कस किया कि हमारा जो डेटा टाइप सिस्टम है या टाइप सिस्टम है सीसाप के अंदर, वो दो पार्ट में डिवाइड है. कि हमारा सबसे टॉप लेवल पे जो क्लास होती है दैट इज सिस्टम डॉट ऑब्जेक्ट, उससे फिर हमारे वैल्यू टाइप भी होते हैं, उससे हमारे स्ट्रक्चर्स भी बनते हैं और क्लासेस भी बनती हैं. वैल्यू टाइप जो होते हैं वो सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं और जो रेफरेंस टाइप होती हैं वो क्लासेस होती हैं, चाहे वो क्लास आप बनाओ चाहे वो बनी हुई क्लास हो. ओके.
तो दो पार्ट में हमारा डिवाइड किया गया है। तो कई बार हम लोग को जरूरत पड़ती है कि यार वैल्यू टाइप को हमें रेफरेंस टाइप में कन्वर्ट करना है। रेफरेंस टाइप कहने का मतलब हमें अपने वैल्यू टाइप जो इंटीजर फ्लोट कैरेक्टर है उनको सिस्टम डॉट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है। तो जब कभी भी आप अपना जो वैल्यू टाइप है या स्ट्रक्चर्स हैं उनको अगर सिस्टम डॉट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हो तो उसको हम बॉक्सिंग बोलते हैं। और अनबॉक्सिंग जो प्रोसेस होता है वो होता है आपका जब आप सिस्टम डॉट ऑब्जेक्ट से किसी वैल्यू टाइप में कन्वर्ट करते हो, फिर से उस प्रोसेस को हम अनबॉक्सिंग बोलते हैं। तो बॉक्सिंग आपका जो वैल्यू टाइप्स हैं उनको सिस्टम डॉट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने को बोलते हैं, और सिस्टम डॉट ऑब्जेक्ट से जब आप एक्सट्रैक्ट करते हो वापस वैल्यू किसी वैल्यू टाइप में तो उस प्रोसेस को हम अनबॉक्सिंग बोलते हैं। बहुत बार आपको ये भी लिखा हुआ मिलेगा बॉक्सिंग इज द प्रोसेस वैल्यू टाइप टू रेफरेंस टाइप। रेफरेंस टाइप इसीलिए बोला जाता है कि सिस्टम डॉट ऑब्जेक्ट क्लास है वो भी एक क्लास है। तो अगेन यू आर कन्वर्टिंग फ्रॉम वैल्यू टाइप टू रेफरेंस टाइप, तो इसलिए आपको ये डेफिनेशन भी मिलेगी विच इज करेक्ट। तो किसी भी वैल्यू टाइप को सिस्टम डॉट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना इज बॉक्सिंग, और किसी भी सिस्टम डॉट ऑब्जेक्ट से वापस एक्सट्रैक्ट करके वो वैल्यू किसी वैल्यू टाइप में रखना या एक इंटीजर फ्लोट कैरेक्टर में रखना, दैट प्रोसेस कॉल्ड द अनबॉक्सिंग। यू नीड टू रिमेंबर दैट, ओके। So value type to reference type is equal to boxing. Unboxing is the reference type to value type. And below is the example. Like we have an integer here. If you will convert this integer into an object, then this process is called the boxing. And again, in the next line, you are converting this object to an integer. This process is called the unboxing. And next question is why we use the sealed keyword. Yeah, what's the use of the sealed keyword in C#? सी शार्प के अंदर जब हम इनहेरिटेंस अचीव करते हैं या इनहेरिटेंस करते हैं तो एक क्लास को हम दूसरी क्लास के अंदर इनहेरिट करते हैं। तो ऊपर वाली क्लास की जितनी भी प्रॉपर्टीज होती हैं या बिहेवियर होता है जो पब्लिक या प्रोटेक्टेड एक्सेस लेवल पे होता है वो चाइल्ड क्लास का पार्ट बन जाता है। तो कभी कभी हमें जरूरत पड़ती है जो क्लास हम डिक्लेयर कर रहे हैं हम चाहते हैं कि वो क्लास किसी दूसरी क्लास में इनहेरिट ना हो पाए। हम उसको ऐसा कुछ करना चाहते हैं यार हाँ दिस इज जस्ट इन क्लास, कोई इसको इनहेरिट ना करे। तो अगर आप ऐसा कुछ अचीव करना चाहते हो तो आप अपनी क्लास को सील्ड क्लास बना सकते हो। तो अगर आप किसी भी क्लास को सील्ड क्लास बनाते हो तो वो क्लास कभी भी दूसरी क्लास के अंदर इनहेरिट नहीं हो सकती है। तो उसको आप कोई भी क्लास दूसरी क्लास अगर इनहेरिट करना चाहेगी तो वी विल गेट ए कंपाइल टाइम एरर। और कैसे बनाते हैं सील्ड हम क्लास, किसी भी क्लास को वी यूज द सील्ड कीवर्ड which we have on the screen, like this sealed keyword, and this is how you will create a sealed class. So if you will write a class like this, no class can inherit the above ABC class. Okay, so you need to remember this. Let's move to the next question. Next question is what is method overloading in C#? तो मेथड ओवरलोडिंग जब हम बात करते हैं तो सपोज यू हैव ए टू फंक्शंस विद द सेम नेम इन ए क्लास, ओके, एंड दोनों फंक्शंस के जो है वो नाम तो सेम है लेकिन सिग्नेचर डिफरेंट है। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, इस चीज को हम मेथड ओवरलोडिंग बोलते हैं। तो कभी भी अगर आपकी एक क्लास के अंदर दो फंक्शन है जिनका नाम सेम है और सिग्नेचर अलग है, और आपको एक चीज और याद रखनी है कि सिग्नेचर शुड बी डिफरेंट आइदर इन नंबर और इन टाइप। या तो नंबर में अलग है, लाइक ऊपर आप एक पैरामीटर पास कर रहे हो, नीचे नीचे आप दो पैरामीटर पास कर रहे हो, फंक्शन नेम सेम है, ओके, तो दिस विल बी एन ओवरलोडिंग। या फिर उनका टाइप अलग है, लाइक फॉर एग्जांपल यू आर पासिंग वन इंटीजर एंड इन अनदर मेथड यू आर पासिंग ए फ्लोट वेरिएबल, सो दिस विल बी एन ओवरलोडिंग। सो अगर आप क्लास के अंदर आपके मल्टीपल फंक्शंस हैं जिनका नाम सेम है, फंक्शन नेम शुड बी सेम बट सिग्नेचर शुड बी डिफरेंट आइदर इन नंबर और इन टाइप। आपको एक चीज और याद रखनी है, बहुत बार आपसे पूछा जाएगा कि रिटर्न टाइप अगर हम चेंज कर दें तो क्या वो मेथड ओवरलोडिंग होगी, आंसर इज नो। अगर आप कभी रिटर्न टाइप चेंज करते हो तो रिटर्न टाइप डज नॉट प्ले एनी रोल इन केस ऑफ मेथड ओवरलोडिंग, यू नीड टू रिमेंबर दिस। हियर इज वन एग्जांपल, हियर आई एम डिक्लेयरिंग ए फंक्शन void area int x, and I have another function as well void area. Here function name is same, area, but the signature is different. In first method I am passing one parameter, in second function I am passing two parameter. So here signature is different in terms of number. So this is an example of the method overloading. और जब हम मेथड ओवरलोडिंग की बात करते हैं तो एडवांटेज ऑफ द मेथड ओवरलोडिंग इज कि मेथड ओवरलोडिंग आपको आपके लिए जो रीडेबिलिटी होती है आपके प्रोग्राम की वो इंक्रीज कर देता है। तो एडवांटेज ऑफ द मेथड ओवरलोडिंग इज
readability. You need to remember this also. Okay, so hope this is clear to you guys, and that's all from today. अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है आप कमेंट कर सकते हो, या आपसे कोई और क्वेश्चन पूछा गया इंटरव्यू में जिसकी आपको एक्सप्लेनेशन की जरूरत है, सो यू कैन पोस्ट इन द कमेंट सेक्शन. आई विल ट्राई टू आंसर of that question as well. Till then, keep liking, sharing, and please subscribe the channel. Okay, thank you very much.